एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। जब हम तुमसे बोलते हैं चलो, तो चलो का मतलब होता है कि आज हम लोग टूर पे निकलेंगे इवोल्यूशन चैप्टर के। और कहाँ पे पहुंचेंगे? हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एक्चुअली एक प्रिंसिपल है, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, ये अपनी एनसीईआरटी से हम लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। हार्डी-वीनबर्ग अंकल जो थे, उन्होंने एक इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल दिया था, तो बेसिकली वो प्रिंसिपल था जो बात करता था इक्विलिब्रियम की। लेकिन बात यह है कि ये अप्लाई कहाँ पर होगा? भाई, हम जैसे अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो अलजेब्रा के फॉर्मूले वो मैथ में अप्लाई होंगे, अब हम उनको बायो में तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो उसी तरह से हमें सबसे पहले अगर कोई भी प्रिंसिपल देखना है, कोई भी फॉर्मूला देखना है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो लगता कहाँ पर है। तो सबसे पहली बात है कि हार्डी-वीनबर्ग जो प्रिंसिपल है ये ऑपरेट होता है कहाँ पर? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ऑपरेट होता है। जो पॉपुलेशन अपनी है उसमें जो जीन्स है उनके ऊपर ऑपरेट होता है। तो पहला सवाल एग्जाम में जो पूछा जाता है कि क्या ये इंडिविजुअल्स पे भी ऑपरेट होता है, तो नहीं बेटा, ये हमें इंडिविजुअल्स में देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमको पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इंडिविजुअल्स में देखने को नहीं मिलता। हमें ये कहाँ देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा बेटा कहाँ पर? हमें ये देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में देखना है। इंडिविजुअल्स में देखने को नहीं मिलेगा, तो वर्स इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके, अब देखो, ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है तो किसी एक पॉपुलेशन की बात कर रहा है। पॉपुलेशन किसकी होती है? जैसे अगर हम बात करें किसी पॉपुलेशन की, तो या तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, या तो वो डियर की पॉपुलेशन होगी, या तो वो चूहे की पॉपुलेशन होगी। मतलब हमें किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में जितने भी लोग हैं उनकी बात करेंगे तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी। अब वो चूहा चाहे यहाँ पे पाया जाए, मैं लखनऊ में रहती हूँ, चाहे लखनऊ में पाया जाए, चाहे हैदराबाद में पाया जाए, चाहे बैंगलोर में पाया जाए, चाहे पटना में पाया जाए, चाहे कोटा में पाया जाए, जितने भी चूहे हैं वो सारे इसी पॉपुलेशन में आ जाएंगे। तो मतलब अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम एक स्पीशीज की बात कर रहे होंगे, और उस स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सब की बात कर रहे होंगे। तो जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है ये एक पॉपुलेशन पे यानी एक स्पीशीज पे इन अ पर्टिकुलर टाइम लगता है, और उस स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितने भी जीन्स हैं सब पे ये लगेगा। तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन के सारे जीन्स को एक साथ में ले आए तो उसका नाम हम क्या देंगे? उसको हम बोलेंगे कि हम जीन पूल की बात कर रहे हैं। तो जीन पूल क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। जितने भी जीन्स तुम्हारे पॉपुलेशन में है, अगर हम रैट की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, चूहे की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी चूहे हैं ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे चूहों के हम जीन्स इकट्ठे कर लेंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा? जीन पूल बन जाएगा। जीन पूल में जितने भी जीन्स हैं उतने सारे जीन्स उस जीन पूल के अंदर आएंगे, उस पॉपुलेशन के, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, पर्टिकुलर स्पीशीज के। अब ये बात कर रहा है कि जीन्स के अलावा उसमें एलील्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा अगर हम एक जीन की बात करें तो एक जीन में अपने होते हैं 2 एलील्स। ठीक है, एक जीन में अपने होते हैं 2 एलील, यानी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक जीन इन्वॉल्व है, तो उस एक जीन के अंदर 2 एलील्स होंगे। तो अगर हम जीन की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम उनके एलील्स की भी बात कर रहे हैं। तो जीन पूल क्या होता है? जितने जीन्स हैं, जीन्स के अलावा उन जीन्स के जितने भी एलील्स हैं वो सारे एलील्स जो हैं किसी भी पॉपुलेशन के मिला करके एक जीन पूल बनाते हैं, और ये वही जीन पूल है जिस पे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल लगता है। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ने बोला था कि हम किसी भी पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में तब मानेंगे जब हम उसमें जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और जितने भी रेसेसिव कैरेक्टर हैं सबको ऐड करके 1 लेके आए। ठीक, जैसे यहाँ पर अपना P वर्ड लिखा हुआ है, तो P हम कहते हैं कि ये अपना डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट और रेसेसिव तो तुमने जेनेटिक्स में पढ़ा ही होगा। डोमिनेंट एलील का मतलब होता है जो खुद को एक्सप्रेस करे। जैसे कि 2 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक कैरेक्टर है जो दिखाई दे रहा होता है और एक कैरेक्टर होता है जो छुपा हुआ होता है। और जो छुपा हुआ कैरेक्टर है वो तभी सामने आता है जब 2 छुपे हुए कैरेक्टर एक साथ रहते हैं, ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील वो होता है जो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करता है, वो अकेला रहे तो भी, वो रेसेसिव के साथ रहे तो भी। जबकि अपना जो क्यू है, ठीक है, ये जो अपना क्यू है, ये क्यू अपना क्या है? तो ये बेटा अपना होता है रेसेसिव एलील। तो अपने पास में 2 टाइप के एलील है, एक अपना P है डोमिनेंट एलील, और अपना Q है जिसको हम बोलते हैं रेसेसिव एलील।
जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो इसका जो सम है, जो सम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स, जितने भी एलील हैं, चाहे वो डोमिनेंट एलील हो चाहे वो रिसेसिव एलील हो, सम टोटल उनका 1 होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अपने हार्डी-वीनबर्ग अंकल। हार्डी-वीनबर्ग अंकल ने बोला कि सम टोटल जितना भी होना चाहिए, चाहे वो डोमिनेंट का हो चाहे वो रिसेसिव का हो, दोनों को ऐड करके हमें 1 आना चाहिए। ठीक, तो मैम यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि पूरी एलील, पूरा जीन ऐड करके हमको 1 आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाली एक्सप्रेशन कैसे आई? तो हमने क्या किया, देखो एलील अपने पास 2 होते हैं, एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, तो हमने क्या किया, ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, तो हमने क्या किया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। कैसे किया देखो इधर, हमने क्या किया, P लिया और Q लिया, क्योंकि ये दोनों में क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। एक जीन में 2 एलील्स है तो ये एक्चुअली स्क्वायर हुए, तो हमने इसको स्क्वायर किया और इसके साथ में 1 लिखा था, क्योंकि हम एक साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें दूसरी साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मैथ्स का रूल तो यही कहता है। अब हमने क्या किया, ये अपनी आ गई एल्जेब्रा की एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई, या फिर हम इसको मैथ्स में बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको हमने क्या किया, आगे सॉल्व करना शुरू किया। तो यहाँ पर बेटा अपना एक फॉर्मूला होता है p² प्लस 2pq प्लस q², और जब 1 का स्क्वायर करेंगे, जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपना 1 ही रहेगा। ठीक है, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपना 1 ही रहेगा। तो यहाँ से जो अपनी इक्वेशन आई p² प्लस q² प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ये बेटा यहाँ से आई। कैसे आई समझ में आया? हमने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। जब हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया तो हमने यहाँ पर देखा, हमें देखने को मिला कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी देती है, अभी हम उसमें भी देखते हैं। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया तो इसने हमें कुछ ऐसा रिजल्ट दिया। जब हमने इस रिजल्ट को गौर से देखा तो जो हम यहाँ पे डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील की बात कर रहे थे तो वो खुल के हमारे सामने आ गए। जैसे कि ये जो अपना p² हो गया, ये हमारा हो गया बेटा, ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना। अभी तक अपने डोमिनेंट छुपे हुए थे, ये क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट आ गए। तो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि मुझे बताओ पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने ऐसे पर्सन हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो मतलब वो तुमसे p² की बात कर रहा है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और अगर वो पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ होमोजाइगस रेसेसिव कितने इंडिविजुअल हैं, तो मतलब वो तुमसे किसकी बात कर रहा है, q² की बात कर रहा है। ये q² क्या हो गए, ये q² बेटा अपने हो गए होमोजाइगस, ये हो गए होमोजाइगस रेसेसिव। और अगर हम बात करें 2pq की, अगर हम बात करें 2pq की, तो ये अपने क्या हो गए बेटा, तो ये अपने डोमिनेंट ही होंगे, ये अपने हो गए हेट्रोजाइगस। हमने इनको हेट्रोजाइगस क्यों बोला, हेट्रोजाइगस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर अपना रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों एलील साथ में थे। लेकिन डोमिनेंट को डोमिनेंट इसलिए बोला क्योंकि जब रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों एक साथ में रहेंगे तो भी एक्सप्रेस खुद को कौन करेगा, तो भी एक्सप्रेस खुद को डोमिनेंट करेगा, क्योंकि डोमिनेंट मतलब डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग मतलब वो हमेशा दूसरों पे राज करता है। तो जब वो साथ में है तो भी राज करेगा, जब वो किसी दूसरे के साथ है कभी भी वो राज करेगा। वो कब राज नहीं करेगा, जब उसका कोई नामो निशान ना हो। ठीक, यहाँ पर हमें p देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको q कैरेक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ q कैरेक्टर है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया होमोजाइगस रेसेसिव। और बेटा ये होते क्या है मैम, ये जीन्स हैं या ये एलील हैं? तो बेटा ये तुम्हारे जितने भी हैं, ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की बात कर रहा है। एलील्स ही है ना, p², एक जीन में 2 एलील होते हैं बताया था, तो ये p² तुम्हारा एलील है, ये होमोजाइगस रेसेसिव भी तुम्हारे एलील्स हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये भी तुम्हारे एलील्स हैं। तो एग्जाम में ये देखना कि तुमसे एलील पूछ रहा है या पर्सन पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें यहीं पे कंफ्यूज करता है कि ये हैं क्या, तो एक्चुअली में ये एलील्स होते हैं। ठीक है, तो इतना हमने क्लियर कर लिया, यहाँ से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और अब तुमको क्लियर भी हो गया। आगे देखते हैं, हमने ये बात कर ली कि हार्डी-वीनबर्ग किस पे काम करता है,
ठीक है, जीन पूल पे काम करता है और किसी भी पॉपुलेशन पे काम करता है, ये कभी भी किसी इंडिविजुअल पे काम नहीं करता है। ओके, इसके बाद हमने कहा कि इन्होंने बोला क्या था। अब इन्होंने जो ये बोला ना कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो ठीक बात है, लेकिन क्या क्या कंडीशंस होंगी तभी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। होता है ना कि पहले हमने बोल दिया कि मैं तभी काम करूंगी आपके साथ जब आप मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो काम तो कर दिया, लेकिन किस कंडीशन में हुआ, वो कौन सी कंडीशन थी जिसमें इन्होंने बोला कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो आएगा, वरना इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो बेटा इन्होंने 5 फैक्टर दिए थे। 5 फैक्टर कौन से थे? पहला इन्होंने बोला कि जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो होना चाहिए। जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन का ये मतलब होता है कि कहीं पर भी इधर से कोई भी जीन चला जाए, जैसे कि मान लो ये अपनी पॉपुलेशन ए थी, पॉपुलेशन ए से जीन थोड़े से चले गए पॉपुलेशन बी बनाने, तो यहाँ पे क्या हुआ, जीन का फ्लो हो गया ना, थोड़े से जीन्स, थोड़े से लोग। फ्लो का मतलब है जैसे ये एक कॉलोनी थी, मान लो ये है, हम ले लेते हैं यूपी, ठीक, ये अपना यूपी रीजन है, यूपी रीजन से बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट कर दिया। ठीक, अब वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए? ये लोग चले गए मुंबई, बहुत सारे लोग मुंबई चले गए, यूपी से निकल के मुंबई चले गए। तो क्या हुआ, यहाँ से जो लोग मुंबई गए हैं यूपी से, तो अपने साथ कुछ जीन लेके चले गए होंगे, खुद गए हैं तो अपना तो जीन लेके गए होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अपना स्किन विस्किन यहीं रख के चले गए होंगे, अपना जीन अपना क्रोमोसोम लेके गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लो ऑफ जीन हुआ। तो बस यही होता है जीन का माइग्रेशन होना या जीन का फ्लो होना। दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट होना। अब पहली चीज तो हमने देख ली, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लो कुछ लोग रह रहे थे अंटार्कटिका में, ठीक, कुछ लोग रह रहे थे अंटार्कटिका में, इन्होंने सोचा कि चलो पहाड़ को पार करके नॉर्वे में रहने चलते हैं। नॉर्वे को लास्ट लैंड कहा जाता है, पता है ना, नॉर्वे के बाद में कोई लैंड नहीं मिलती, ये अपना लास्ट लैंड है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद कोई भी जमीन नहीं पाई जाती, सिर्फ पानी पाया जाता है। इन्होंने सोचा कि हम अंटार्कटिका से नॉर्वे चलते हैं। ये इसमें से क्या हुआ, कुछ लोग आगे आगे जा रहे थे, कुछ लोग पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक से बीच में एक अर्थक्वेक आया और ये जमीन का हिस्सा इस जमीन के हिस्से से अलग हो गया। ठीक, अब ये वापस जाना भी चाहे तो ये जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जीन अपने आप को क्या कर लिए, ड्रिफ्ट कर लिए, मतलब यहाँ पर एक दरार पड़ गई और ये वापस कभी नहीं आ सकते। तो पहला कंडीशन था जीन फ्लो होगा, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। इन दोनों कंडीशन में हार्डी-वीनबर्ग काम नहीं करेगा। ठीक, जहां पर किसी पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन ना हो, ठीक, कोई भी म्यूटेशन ना हो। म्यूटेशन होता क्या है बच्चे? तो म्यूटेशन होता है सडन चेंज, यानी एकदम से जीन्स में अगर कोई सडन चेंज हो जाएगा तो भी हार्डी-वीनबर्ग काम नहीं करेगा। ठीक है, सडन चेंज इन जीन्स, जीन्स बोले या जीन पूल बोले, भाई पूल भी तो वही हुआ ना, कई सारा। और उसके बाद फोर्थ क्या है, जीन का रिकॉम्बिनेशन, यानी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना हो रहा हो। जीन रिकॉम्बिनेशन हमेशा तब हो जाता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, लेकिन मान लो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना हो रहा हो, तब हार्डी-वीनबर्ग काम करेगा। फिफ्थ कंडीशन थी कि नेचुरली कोई भी सिलेक्शन ना हो रहा हो, मतलब वो जो पॉपुलेशन है उसको भरपूर खाना मिल रहा हो, भरपूर पानी मिल रहा हो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ना कर रहा हो, उनमें म्यूटेशन भी ना हो रहा हो, उनमें जेनेटिक माइग्रेशन भी ना हो रहा हो, उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ना आ रही हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है कि हार्डी-वीनबर्ग ने कहा किसी भी पॉपुलेशन में अगर इनमें से एक भी चीज हुई तो अपनी पॉपुलेशन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब है कि जो हार्डी-वीनबर्ग है वो हमेशा कब काम करता है? हार्डी-वीनबर्ग ऑपरेट करता है जब कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में हो, ऑपरेट्स when population is in equilibrium। ठीक है, ये तभी काम करता है जब अपनी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में होती है। और क्या कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना हो?
क्या कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें म्यूटेशन ही ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि हार्डी वीनबर्ग सिर्फ और सिर्फ आइडियल पॉपुलेशन में काम करेगा। और क्या आइडियल पॉपुलेशन कोई होती है? मतलब आइडियल जैसी कोई चीज़ हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम केमिस्ट्री में आइडियल गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस भी एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब हार्डी वीनबर्ग अपना एक सिर्फ कहानी है, सिर्फ कहानी है। और इस कहानी को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। एक लाइन एनसीईआरटी कहती है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा स्टेबल होनी चाहिए और वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए हर जनरेशन में, यानी आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उसमें भी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा स्टेबल होनी चाहिए। तो हमने तो पता चल गया कि ये एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा है और आइडियल सिचुएशन कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। चलो अब इसी को हम देख लेते हैं अपन लोग एनसीईआरटी से। देखो हमने ये सारी बातें कर ली है, इसको एक बार में पढ़ लेना। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या हम इक्विलिब्रियम बना सकते हैं हार्डी वीनबर्ग का? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो सम टोटल एलील फ्रीक्वेंसी का हमेशा 1 होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि P + Q = 1 की बात करता है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो अपना आ जाएगा P² + Q² + 2PQ = 1, ठीक है। द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड एज P and Q। डिप्लॉयड में हम डिप्लॉयड की बात करेंगे तभी 2 एलील आएंगे, P and Q P²। दिस इज सिंपली स्टेटेड दैट इन अंदर। बेटा ये हम सारा कर चुके हैं, ठीक है, ये हमने इक्वेशन भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इसको एक बार रीड कर लेना। फिर अपना ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, पर पहले हम ये देख लेते हैं 5 फैक्टर जो हार्डी वीनबर्ग को पे असर डालते हैं, जो असर करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? हम सारे पढ़ चुके हैं। पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो होना, ये पहला फैक्टर है जो हमने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जब माइग्रेशन होता है जीन फ्रीक्वेंसीज बदल जाती हैं और जैसे ही जीन की फ्रीक्वेंसी बदलेंगी तुरंत अपना हार्डी वीनबर्ग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको ये सब क्या है, एक आइडियली सिचुएशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर बेटा 2 इफेक्ट आते हैं, एक आता है अपना फाउंडर इफेक्ट और दूसरा होता है बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? जो जीन फ्रीक्वेंसी है ये नए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन जब बनाने लगे, यानी कि जैसे कि तुम लोग रहते थे अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में हो गई लड़ाई, तुमने डिसाइड किया अब मैं इस मोहल्ले को छोड़ के जाऊंगा और ऐसी जगह जाके अपना घर बनाऊंगा जहाँ पे कोई ना रहता हो। और उसके बाद तुम वहां गए, फिर धीरे धीरे करके वहां पे और भी लोग आने लग गए, धीरे धीरे तुम्हारे पद चिन्हों पे चलते हुए, तो तुम उस पॉपुलेशन के क्या हुए? फाउंडर हुए। तो यही फाउंडर इफेक्ट होता है कि जब कोई नई स्पीशीज कहीं पर जाती है तो जो नए लोग वहां पे जाके उस पॉपुलेशन को सेटल करते हैं वो होते हैं अपने फाउंडर। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये फाउंडर इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है? ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, तो यहाँ पे बेटा हमको जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिल रही है। फाउंडर इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, ठीक है। तुम चले गए, तुमने वहां पर अपना घर बसा लिया, तो ये तुम फाउंडर बन गए। जब तुम फाउंडर बन गए तो तुमने क्या शो किया? फाउंडर इफेक्ट शो किया, ओके। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बात किया है, यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था माइक्रोब्स में। इन्होंने क्या किया? स्पीसिएशन देखा, ठीक है। इन्होंने देखा कि जब नई पॉपुलेशन जो बन गई थी, अब वो पॉपुलेशन पूरी की पूरी तरह से अलग हो गई अपनी दूसरी पॉपुलेशन से। तुम जैसे कि मान लो तुमने मोहल्ले से लड़ाई करके अपना घर अलग जगह बनाया, तो जो उस दूसरी जगह तुम गए वहां की पॉपुलेशन आगे के 100 जनरेशन के बाद में बिल्कुल अलग थी जहां से तुम आए थे। तो मतलब वहां पे क्या हुआ था? स्पीसिएशन हुआ था। तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें वेरिएशंस इनहेरिट हो जाते हैं और धीरे धीरे हम बेटर सर्वाइवल शो करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे अंदर के कैरेक्टर्स इंप्रूव हो जाते हैं। कहते हैं ना, डेली पढ़ोगे तो पढ़ने की जो हैबिट है वो अच्छी हो जाएगी। जब पढ़ने की हैबिट अच्छी होगी तो तुम और अच्छे से पढ़ाई करोगे, जब तुम और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम धीरे धीरे देखोगे खुद को कि तुम बेटर होते जा रहे हो, ठीक है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं बेटा बैक टू अपने ग्राफ पे। एक ग्राफ था जिसमें इन्होंने ओरिजिनल ग्राफ, ये पेरेंट ग्राफ है अपना, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि जो फिनोटाइप है, तुमको पता है ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जीनोटाइप
एक होता है अपना जीनोटाइप, जीनोटाइप हमें दिखता नहीं है, और दूसरा होता है फिनोटाइप। ठीक है, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप होते हैं वो जीन्स जो पॉपुलेशन में होंगे, जीन्स, और ये होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक, जो तुम्हें दिखते हैं। जैसे कि मेरा जीनोटाइप तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन मेरा फिनोटाइप तुम देख सकते हो, क्योंकि फिनोटाइप वो होते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं कुछ जीन्स की वजह से। तुम मेरा फिनोटाइप देख सकते हो, तो मेरा जीनोटाइप देख नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, फिनोटाइप, इसको नेचुरल सिलेक्शन ने फेवर किया है। ये है हमारे लोगों के मीडियम साइज इंडिविजुअल जिनको ज्यादा फेवर किया गया है। ठीक, अब ओवर द जनरेशन 100 सालों बाद अगर हम इसी पॉपुलेशन में आके ग्राफ देखें और हम देखें कि ये जो ग्राफ है इसकी पीक और ऊंची हो गई है। ठीक, ये जो ग्राफ है इसकी पीक और ऊंची हो गई है, तो मतलब हमारा ये सिलेक्शन कौन सा हुआ बेटा, इस वाले ग्राफ में अपनी पीक ऊंची हो गई है, तो ये अपना हो गया स्टेबलाइजिंग, मतलब पॉपुलेशन में मीन कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ठीक, मीन कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है मतलब पॉपुलेशन स्टेबल होती जा रही है, तो ये हो गया अपना स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जहाँ पे पीक जो है वो ज्यादा ऊंची और पतली होती जा रही है। अब मान लो ऐसा ना देख करके 100 ईयर बाद हमको ग्राफ ऐसा दिखा, ऐसा बोले तो अगर हम इस ग्राफ को यहाँ ड्रॉ करें तो मतलब अपना ग्राफ एक और डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, मतलब इधर का कैरेक्टर चूज कर लिया नेचर ने, इधर वाला तबाह कर दिया। तो मतलब यहाँ पे क्या, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर किया गया है। ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया तो ये हो जाएगा अपना डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल, इसके एग्जाम्पल कई सारे होते हैं। दूध देने वाली गाय, ज्यादा दूध देने वाली गाय मतलब डायरेक्शनल सिलेक्शन। डीडीटी रेजिस्टेंट मच्छर, जो मच्छर आजकल मरते ही नहीं है मॉर्टीन से, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक, अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा ना दिखने की बजाय हमें ऐसा कुछ दिखने लगे तो ये अपना क्या होगा, दो एक्सट्रीम्स को नेचर ने फेवर किया, मीन कैरेक्टर को खत्म कर दिया, तो बेटा ये अपना कौन सा ग्राफ हो गया, ये अपना ग्राफ हो गया डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, ये अपना ग्राफ कौन सा हो गया, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो ये अपने 3 सिलेक्शंस हो गए, 3 तरह के सिलेक्शन जो हार्डी-वीनबर्ग के अंडर में हमने देखे। अब हम आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे, बेसिकली वो क्वेश्चंस जो तुमको बहुत दिक्कत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन है जो एज इट इज कॉपी है, यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखना। इन्होंने पूछा है कि जो सम टोटल है, इन्होंने पूछा है बेटा जो सम टोटल है सारे एलील्स का फ्रीक्वेंसी में वो क्या होगा, तो वो 1 होगा। ठीक है, ये लिखा कहाँ हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। ये अपना एनसीईआरटी का पैराग्राफ है और ये अपना उसी वहीं से एक क्वेश्चन है जो नीट में आ चुका है, ये पीवाईक्यू है अपना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम आता है इस पे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है कि एक जीन लोकस है जिसमें हमें 2 एलील्स देखने को मिले, एक एलील अपना ए देखने को मिला और एक स्मॉल ए देखने को मिला। अगर फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील की 0.4 है, देखो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी इन्होंने बोली 0.4, तो हमें स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी अपने आप पता चल जानी चाहिए। कैसे पता चलेगी, हमने पढ़ा है p + q = 1, तो मतलब 0.4 + x = 1 और x क्या होगा 1 - 0.4, तो आंसर आएगा 0.6। तो अपने a की फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पर a की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.6। गॉट इट, इतना समझ में आया। अब देखो देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, ये तो नंबर था ना, ये तो क्या था, नंबर था। इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ये पूछ रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा क्या, a और a। एलील की बात की है ना, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, तो यहाँ पर 0.4। तो जब हम 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.16। इसके बाद इन्होंने पूछा है हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस अपने क्या थे, हेट्रोजाइगस थे अपने 2pq, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2pq मतलब 0.4 इंटू दिया हुआ है 0.6, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.48। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव बोले तो स्मॉल ए, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 बेटा इंटू 0.6,
तो आंसर क्या आएगा 0.36। अब जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो ये तीनों ऐड करके बेटा इक्वल टू 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो अपना ऑप्शन जो आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं। सोल्यूशन मैंने तुम्हारे सामने दे दिया है। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो इसी टाइप का क्वेश्चन है वो आता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन और है। देखो ये अपना डायरेक्शनल सिलेक्शन का क्वेश्चन है बेटा। ये नीट 2017 में दिल्ली में आया था। ठीक है, यहाँ पर है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो ऑब्टेन करता है काउ यील्ड। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हमने ऐसी ऐसी गाय बना ली है जो बहुत सारा दूध देने लगी हैं। तो ये अपना कौन सा सिलेक्शन है जिसको रिप्रेजेंट करता है? तो पहली बात है स्टेबलाइजिंग तो होगा नहीं क्योंकि मीन कैरेक्टर ऐसा था नहीं। अब देखो ये वाला तो अपना ऑप्शन होगा नहीं। क्या ये डायरेक्शनल है? एज इट पुशेस द मीन कैरेक्टर। बेटा मीन कैरेक्टर डायरेक्शनल सिलेक्शन में कभी भी पुश नहीं होता। डिस्ट्रप्टिव होगा नहीं। स्टेबलाइजिंग फॉलोड बाय डिस्ट्रप्टिव, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैम आपने तो सारे ही काट दिए बेटा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर हम इसमें बेस्ट ऑप्शन देखें तो ये अपना हो जाएगा मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। मतलब अब यहाँ पर क्या है, हाई मिल्क यील्डिंग काउस को फेवर किया गया। जो गाय ज्यादा दूध देती थी उनका नंबर हमने बढ़ा दिया और हमने उनमें एक कैरेक्टर को और ज्यादा फेवर किया जो कि था हायर मिल्क यील्ड का, मिल्क यील्डिंग काउस का। ठीक है, तो ये जो हायर मिल्क यील्डिंग काउस है, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अपना आ जाता है बेटा DDT रेजिस्टेंट मस्क्यूटोज। ये सिलेक्शन भी, इसका भी सेम आंसर हो जाएगा DDT रेजिस्टेंस मस्क्यूटोज का। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इतना याद रखना। डेफिनेट मतलब यहाँ से 95% चांस है कि क्वेश्चन आएगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन अपना और है जिसमें वैल्यूज ही हमको निकालनी है, कर लेते हैं वो वाला क्वेश्चन भी। कहाँ गया क्वेश्चन? बाकी के जितने क्वेश्चंस तुम लोग देख रहे हो ना, ये बाकी के सारे क्वेश्चन बेटा हम क्विज में करेंगे। ठीक है, बाकी के जितने भी ये क्वेश्चंस हैं तुम देख रहे हो, ये सब क्वेश्चंस अपन लोग बेटा क्विज में करेंगे। देखो एक ये भी क्वेश्चन आया है, ये एक्सपेंशन कौन सा है? बोलोगे मैम ये कहाँ लिखा है? ये देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये है बेटा ये अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने टॉपिक पढ़ लिया है। ये सारे क्वेश्चंस हम एमसीक्यूज में करेंगे। हमारी लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे। बाकी अगर 8 बजे क्लास नहीं होती है, टाइम चेंजेस होते हैं, तो हम उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहां पे जाके क्लिक करो और जाकर के जुड़ जाओ। जितने भी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट है, क्वेश्चन से रिलेटेड अपडेट है, वहां पर मैं तुम लोग को नए नए क्वेश्चन से भी अपडेट करती रहूंगी। तो जुड़ जाओ, पेपर आने वाला है, 4 मई को पेपर है। सो गियर अप गाइस एंड ऑल द बेस्ट।